नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 158 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 158 क्वेश्चन में बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन विच प्लेनेट। तो बोलते हैं ग्रहिकाओं की अपनी कक्षाएं होती हैं, इन ग्रहों के मध्य होती हैं। तो ये कौन से ग्रह हैं जिनके मध्य जो हैं ये एस्ट्रॉयड्स होते हैं? तो मार्स और जुपिटर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में जो है ये क्या होता है, इनके बीच में एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो प्लेनेट आए, मार्स और जुपिटर। इन दोनों प्लेनेट्स के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखो, मार्स जो प्लेनेट है ये प्लेनेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? रेड प्लेनेट जो है वो किसको, मार्स को ही कहा जाता है। तो मार्स के ऊपर कई बार बड़ा ही रैंडम क्वेश्चन पूछ जाता है और बहुत कम एग्जाम्स में पूछ जाता है। जब पूछा जाता है ना, तब बहुत दुख होता है इस क्वेश्चन का, जब ये गलत होता है। क्या क्वेश्चन होता है, पूछ लेते हैं कि मंगलयान कब लॉन्च हुआ था। मंगलयान, मंगल नाम से पता चल रहा है कि मंगल ग्रह के ऊपर कोई जो सैटेलाइट भेजा होगा, कोई इस तरह से मिशन जो था वो भेजा होगा। तो मंगलयान जो था वो 2013 में लॉन्च किया गया था। जब एग्जामिनर को बहुत कंफ्यूज करना होता है तो वो एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को जो था वो लॉन्च किया गया था, और 30 धवन स्पेस सेंटर से जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? यान से आपके माइंड में चंद्रयान भी आया होगा। चंद्रयान 1 मिशन भी है, चंद्रयान 2 मिशन भी है। चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 मिशन जो था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, और चंद्रयान 2 मिशन जो कि इम्पोर्टेंट है इसके साथ साथ, तो ये लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। तो ये चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। और जुपिटर प्लेनेट की अगर हम बात करें तो जुपिटर का आपको पता होना चाहिए कि ये बिगेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जुपिटर का आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी प्लेनेट है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं तो वो जुपिटर ही है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं। ये हो गया। और अर्थ जो है मून का एक नेचुरल सैटेलाइट है। सॉरी, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 159 क्वेश्चन में डोलड्रम्स आर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। बोलते हैं डोलड्रम्स क्या है। तो डोलड्रम्स की अगर हम बात करें इनमें से कि डोलड्रम्स जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। डोलड्रम्स जो है वो इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर है, ये आपने ध्यान रखना है। निम्न दाब वाले विषुवतीय क्षेत्र होते हैं जिनको डोलड्रम्स कहा जाता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि डोलड्रम्स आर द एरिया, ये किस तरह के एरिया होते हैं। तो ये एरियाज होते हैं लो प्रेशर एरिया, ये भी पता होना चाहिए। इस तरह से कई बार पूरा नहीं दिया जाएगा ऑप्शन में। और कई बार पूछ लेते हैं कि डोलड्रम्स जो है, जो बेल्ट ऑफ डोलड्रम्स हैं वो कौन से रीजन में मिलती हैं। तो ये इक्वेटोरियल रीजन में जो है वो मिलती हैं। कहाँ पर? इक्वेटोरियल रीजन में ये मिलती हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स में क्या किया जाता है, ये स्टॉर्मी होते हैं। ये जो है थंडर स्टॉर्म जब भी आते हैं तो थंडर स्टॉर्म्स अपने साथ लाते हैं, हैवी रेन लाते हैं। तो ये सारे इनके क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हो गए डोलड्रम्स के। और इनका लैटिट्यूड अगर आपको पूछ लिया जाए कि डोलड्रम प्रेशर बेल्ट जो होती हैं उनका लैटिट्यूड कितना होता है, कितने लैटिट्यूड के बीच में ये होती हैं, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ में जो है वो होती हैं। सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। यहाँ से जो भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना यहाँ से बनती है डोलड्रम से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द येलो सी इज लोकेटेड इन। तो बोलते हैं पीला समुद्र कहाँ पर स्थित है। येलो सी की अगर हम बात करें तो येलो सी जो है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में येलो सी स्थित है। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन दिया गया है ना, पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट आपने याद रखना है मैरीना ट्रेंच। मैरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट जो है माना जाता है, या फिर है आप कह लीजिए। अच्छा, अब कुछ यहाँ से अगर हम इम्पोर्टेंट जान सकते हैं ना, तो हम इम्पोर्टेंट स्ट्रेट के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी स्ट्रेट किस वाटर बॉडी को जो है वो अपने साथ जोड़ती है, क्योंकि ये याद तो रहती नहीं है। अगर इनको रिवाइज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, और डेफिनेटली एग्ज़ाम में भी ये पूछी जाती हैं। जैसे कि बेसिक से स्टार्ट करें तो फ्लोरिडा स्ट्रेट बहुत बार पूछा गया है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। उसी तरह जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। आपकी पाक स्ट्रेट आप कैसे भूल सकते हैं, जो इंडिया श्रीलंका को जोड़ती है, और बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशियन से जो है वो जोड़ती है।
सुंडा ट्रेंच या सुंडा स्ट्रेट को आप किस तरह से पूछ सकते हैं, ये जावा सी को इंडियन ओशियन से जो है वो जोड़ती है। बेरिंग स्ट्रीट जो कि आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी से जो है वो जोड़ती है। एक डोवर स्ट्रेट भी है, डोवर स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से जो है वो जोड़ती है। ये हमने लगभग बहुत सारे एरिया को कवर किया, यहाँ से बहुत सारे स्टेट को कवर किया। तो यहाँ से आप ये चीज़ें जो है याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ अ कैश क्रॉप। आपको पता है क्रॉप्स भी अलग अलग तरह की होती है। कैश क्रॉप नाम से पता चल रहा है ऐसी क्रॉप जिसको उगाने से कैश आएगा। कैश तो किसी भी क्रॉप को आ जाएगा, परंतु कुछ क्रॉप्स हम अपने फ़ायदे के लिए उगाते हैं, कुछ क्रॉप्स हम अपने लिए ही उगाते हैं। कुछ क्रॉप्स हम उगाएंगे कि हम बेचेंगे इनको, और कुछ क्रॉप्स हम ऐसी उगाएंगे ना जो हमारे फ़ायदे में होंगी, जो हमें, जैसे हमने गेहूं उगा दिया, गेहूं घर में काम आ जाएगा, मक्का उगा दिया, मक्का घर में काम आ जाएगा। परंतु रबड़ घर में किस काम आएगी? रबड़ एक कैश क्रॉप है, जिसको उगाया जाएगा तो वो कैश देगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि रबड़ एक कैश क्रॉप का बेस्ट एग्जाम्पल है। कैश क्रॉप में शुगर केन भी यानी कि गन्ना भी आ जाता है, और भी बहुत सारी क्रॉप्स आ जाती हैं। अगर हम क्रॉप्स की ही बात कर लें, क्रॉप्स को ही आगे बढ़ाएं, तो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, राबी क्रॉप्स होती हैं। राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ये बेसिक क्वेश्चन बनता है। एचएस में भी बना है और लोअर एग्जाम्स में भी बना है। तो रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक के महीनों में उगा दी जाती हैं, यानी कि आजकल हमने जो उगाई हैं वो रबी क्रॉप्स उगा दी हैं। अभी इनको काटा जाएगा अप्रैल से मई महीने के बीच में। इसमें व्हीट आ जाता है, इसमें पियास आ जाता है, मस्टर्ड, ग्रेन्स, बार्ले, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और खरीफ क्रॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो खरीफ क्रॉप्स में क्या आता है, खरीफ क्रॉप्स जो है ये जून जुलाई के महीने में उगाई जाएंगी, और इनको सितंबर से अक्टूबर तक के महीनों में हम काट लेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट राइस आ जाता है, बाजरा आ जाता है, मेज आ जाता है, कॉटन, जूट, ज्वार, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर आ जाती हैं। तो राबी क्रॉप्स हो गया, खरीफ क्रॉप्स हो गया, कैश क्रॉप्स हो गया, कैश क्रॉप्स, ये सारी क्रॉप्स आपने ध्यान रखनी है। चलिए जी, क्रॉप्स भी आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो बोलते हैं हाईएस्ट डैम इंडिया में कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन को ना फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग भी स्क्रैप कर दिया गया है, परंतु अगर हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, वो हम ये प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं कि सबसे ऊंचा डैम हम जो है वो टिहरी डैम को कहते हैं। टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है। और टिहरी डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, उत्तराखंड में जो है ये स्थित है। हमारे हिमाचल में कौन सा इम्पोर्टेंट बांध आता है? हमारे हिमाचल में जो है भाखड़ा डैम आता है, जो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। उसी तरह के कुछ और डैम्स वो कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। उसी तरह फराक्का प्रोजेक्ट जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है, गंगा भागीरथी नदी के ऊपर जो है ये बना हुआ है। और अगर हम बात करें उकाई परियोजना की, ये उकाई परियोजना जो है ये गुजरात में स्थित है, और ये ताप्ती नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। इडुक्की परियोजना जो कि केरला में स्थित है, और ये जो है ये पेरियार नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। और तुंगभद्रा परियोजना होगी, तुंगभद्रा परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों स्टेट्स में आती है। जैसे कि हमारा जो नया लुहरी परियोजना बन रही है ना, जो शिमला में और कुल्लू को टच करती है, वैसे ही जो है ये परियोजना भी ऐसी है जो 2 स्टेट्स को कवर करती है, हमारे हिमाचल वाले 2 डिस्ट्रिक्ट को, और ये 2 स्टेट्स को कवर करती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है। और नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि तुंगभद्रा नदी के ऊपर जो है ये बना होगा डैम। तो ये सारे डैम्स आपने ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई डैम बच गया है तो आप ही कमेंट करके बता दीजिए, मैंने तो लगभग हर एक डैम को कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। यहाँ पर पूछते हैं सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो सोलर सिस्टम जो हमारा सौर मंडल है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सोलर सिस्टम जो है उसकी खोज की गई थी कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कॉपरनिकस ने जो था वो सोलर सिस्टम की जो था वो खोज की थी। हमारे पास और भी नाम दिए गए हैं, इन लोगों ने और भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो था वो की थी। सबसे पहले जो जियोग्राफी के फाउंडर हैं, बहुत बार एचएस में पूछा गया है, अभी भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, शायद हाई कोर्ट क्लर्क में पूछा गया था ना कि जियोग्राफी की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो की थी एराटोस्थेनेस ने। ऑप्शन डी जो है वो जियोग्राफी की डिस्कवरी के लिए सही आंसर है। और अगर आपसे पूछ लें कि केपलर ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, केपलर भी एक साइंटिस्ट थे और ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो प्लेनेटरी ऑर्बिट्स होते हैं, लॉ ऑफ
ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट, जिसको हम कहते हैं कि प्लेनेट अपने ऑर्बिट में रहते हैं, क्या क्या बातें कही थी, वो सारी जो है वो केपलर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। गैलीलियो का नाम हम बहुत बार पढ़ते हैं। गैलीलियो एक इटली के एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने बहुत चीज़ें डिस्कवर की। इन्होंने डिस्कवर कर डाला कि टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप का क्या है, टेलीस्कोप का इस्तेमाल किस तरह, मतलब टेलीस्कोप डिस्कवर ही इन्होंने किया, ये जानिए। मैंने अभी क्या बताया था कि जुपिटर ऐसा प्लेनेट है जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है। तो जुपिटर के 4 सैटेलाइट ऐसे थे जो किसने डिस्कवर किए थे? गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। आपने ध्यान रखना है कि पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है ना, वो रेगुलर टाइम इंटरवल उसके बीच में होता है। तो ये किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था किसने? गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने 4 के 4 ऑप्शंस ध्यान रखने हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद रह गया तो डेफिनेटली एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा गैप है ना बीच में पड़ा हुआ, तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए ढंग से। जैसे कि पटवारी का एग्जाम आएगा, पटवारी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। ये डिस्कवरीज, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, तो इनको हम रिवाइज करते रहते हैं। 159 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। जब भी हमको वीडियो डिस्कस करते हैं ना, उसमें ये लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ना कवर हो ही जाता है। कभी कोई क्वेश्चन डिस्कवर हो जाता है, कभी कोई। यहाँ पर क्या हुआ है कवर कि अपर मोस्ट लेयर जो है वो एटमोसफेयर की कौन सी है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटो, मेजो, थर्मो, आइनो, एक्सो, ये सारी लेयर्स जो हैं वो आती हैं। तो अगर हम अपर मोस्ट लेयर की बात करें तो वो कौन सी आती है? वो एक्सोस्फीयर आती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। एक्सोस्फीयर अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर अलग अलग लेयर्स के बारे में आप जानेंगे ना, तो अलग अलग लेयर्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और वहाँ से एक नया क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम ट्रोपोस्फियर से ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फियर जो है वो नियरेस्ट लेयर है अर्थ सरफेस से, और जितने भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, बारिश हो गया, थंडरिंग हो गया, और भी कोई चेंजेस हैं, बर्फ़, ये सब चीज़ें जो है कहाँ पर होती हैं? ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आती है। स्ट्रेटोस्फियर में जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर होती है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर के मोस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर हम बात करें, मेसोस्फियर हो गया, थर्मोस्फियर हो गया, तो इनके बारे में आमतौर पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन एक्सोस्फियर के बारे में पूछ लेंगे, अपर मोस्ट लेयर, क्वेश्चन ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में पूछ लेंगे। यहीं पर क्वेश्चंस को घुमाते रहते हैं। खास तौर पर अगर कोई पूछा भी जाए ना आसान सा क्वेश्चन, तो आप इजीली टिक कर पाते हैं उसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बोलते हैं एन एस्चुरी इज द, तो एस्चुरी क्या है? नदी मुख क्या है? हिंदी में क्या बोला गया? इसको नदी मुख बोला गया। तो एस्चुरी की अगर हम बात करें कि एस्चुरी क्या है, तो एस्चुरी जो है एक ब्रॉड चैनल है जहाँ पर सी एंड रिवर वाटर जो है वो आपस में मिंगल होते हैं, यानी कि मिलते हैं वहाँ पर आपस में आकर, उसको एस्चुरी कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ब्रॉड चैनल वेयर सी एंड रिवर वाटर मिंगल्स, तो चौड़ा चैनल जहाँ पर समुद्र और नदी का पानी आपस में मिल जाता है, उसको हम एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी का सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन इंडिया जीके से, इंडिया जियोग्राफी से जो याद आया होगा वो क्या है, आया होगा कि इंडिया की ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी फॉर्म करती है, यानी कि जो समंदर के साथ जाकर मिलती है। तो नर्मदा नदी आप कैसे भूल सकते हैं, ये एस्चुरी जो है वो फॉर्म करती है, ये आपने ध्यान रखना है। नर्मदा के अलावा जो है वो ताप्ती नदी ऐसी है जो एस्चुरी फॉर्म जो है वो करती है। ये दोनों नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हैं जो वेस्ट की ओर बहती हैं। अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एस्चुरी पूछ ली गई, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एस्चुरी कौन सी है? गल्फ ऑफ ऑब। गल्फ ऑफ ऑब जो है, ओबी ऑब, गल्फ ऑफ ऑब जो है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो है वो एस्चुरी है। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी गल्फ जो है वो कौन सी गल्फ जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्चुरी है। ये तो लॉन्गेस्ट है, अगर आपसे लार्जेस्ट पूछ लिया गया तो लार्जेस्ट भी आपको ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्चुरी है। अभी आप मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पर जाकर फाइनली मिलती है, कहाँ पर जाकर, कौन से सी में जाकर ये फाइनली मिलती है नर्मदा नदी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और कहाँ से नर्मदा नदी जो है वो निकलती है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 161 क्वेश्चन बोलते हैं विच इज़ नॉट एन अफ्रीकन कंट्री, तो बोलते हैं निम्न में से कौन सा अफ्रीकन देश नहीं है। अगर हम बात करें अफ्रीकन देश नहीं है इनमें से,
तो निकारागुआ, निकारागुआ इज़ नॉट एन अफ्रीकन कंट्री, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। निकारागुआ जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है और निकारागुआ की कैपिटल हमने पहले पढ़ी है क्योंकि शायद एग्जाम में पूछी गई है ये। इसकी कैपिटल है मानागुआ, मानागुआ जो है वो इसकी कैपिटल है। अच्छा, हमारे पास कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ दी गई हैं। इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंगोला, अंगोला कंट्री जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है लुआंडा, लुआंडा इसकी कैपिटल है। और बोट्सवाना, बोट्सवाना कंट्री की कैपिटल है गैबोरोन, गैबोरोन जो है इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर कॉन्गो, कॉन्गो भी एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है और इस कॉन्गो कंट्री की, इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहते हैं, इसकी जो कैपिटल है वो है किंशा, किंशा जो है वो इसकी कैपिटल है। तो ये आप कैपिटल ज़रूर ध्यान रखना, इनकी कैपिटल कहाँ कहाँ पर है। अगर हम और भी कुछ अफ्रीकन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की कैपिटल अगर हम रिवाइज़ करें तो जाम्बिया, जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो है लुसाका। और जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है हरारे। और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, अबूजा जो है अबूजा कैपिटल है नाइजीरिया की। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि इजिप्ट देश का नाम हम बहुत बार सुनते हैं, इजिप्ट की कैपिटल कहाँ पर है, कायरो, कायरो जो है वो इजिप्ट की कैपिटल है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक कंट्री उसका नाम है स्पेन, स्पेन जो है ये इम्पोर्टेंट है और इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, स्पेन की कैपिटल आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट डज नॉट लाई ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर, तो बोलते हैं इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित नहीं है। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है वो नेपाल के साथ नहीं लगता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अच्छा, तो यहाँ से पता होना चाहिए कि नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट जो है वो सीमा साझा करते हैं और कितने स्टेट सीमा साझा करते हैं, पूछा गया है एग्जाम में। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये 5 राज्यों में एक आपका बिहार आ जाता है, एक आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, एक आपका सिक्किम आ जाता है, ये 3 हो गए। 3 के अलावा इसमें से एक इसमें से जो है जो 2 बच जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका उत्तराखंड बच जाता है, एक उत्तराखंड आता है और उत्तराखंड के अलावा एक वेस्ट बंगाल जो है वो बच जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड भी जो है वो बाउंड्री साझा करते हैं और ये 5 स्टेट जो है वो बाउंड्री साझा करते हैं। अगर हम बात करें नेपाल के साथ, हम लगभग 1850 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। और आपको पता है बांग्लादेश के साथ हमसे सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ भी 5 ही स्टेट ऐसे हैं जो बाउंड्री साझा करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें एक असम आपका आता है, वेस्ट बंगाल आपका आता है, मिज़ोरम आपका आता है, मेघालय आपका आता है और त्रिपुरा आपका आता है। ये आपने 5 स्टेट याद रखने हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये आपके लिए हो गया इंपॉर्टेंट जो भी था यहाँ से। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है यहाँ पर अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लाइव्स, तो जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, वाइल्ड एनिमल रहते हैं, उसको कहेंगे लायर, LAIR, लायर उसको कहा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, रिपीट करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ऐसा मत सोचना कि रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चंस, डेफिनेटली रिपीट जो है वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम में नहीं होंगे, किसी और फॉर्म में कहीं और पर होंगे, परंतु क्वेश्चंस तो यही रहेंगे ना। अब जहाँ पर किसी का जन्म हुआ, जहाँ पर कोई कंट्री है, वो कंट्री वहीं पर रहेगी, उसकी कैपिटल वही रहेगी, तो इस तरह से क्वेश्चन की संभावना बनती है। आगे 166 में बोलते हैं फिल इन दी ब्लैंक, बोलते हैं वन शुड नॉट बी इनडिफरेंट डैश ऑफ दी सफरिंग ऑफ अदर, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वन शुड नॉट बी इनडिफरेंट, टू होगा ऑप्शन बी, टू दी सफरिंग ऑफ अदर्स, तो टू इसका सही आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और देखिए, अगर अभी तक भी आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको बाकी सोर्सेज भी जो है वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर ही, फेसबुक का भी टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्विज़ हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जल्दी ही क्विज़ के बारे में भी एक फॉर्मेट बनाया जा रहा है, उसके ऊपर काम तो स्टार्ट हो गया है, बस जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसके लिए आप चिंतित मत रहिए, वो जल्दी आपको मिल जाएगा। तो इन सब माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं।
और बहुत कम टाइम आपको उस टाइम मिलने वाला है। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।